हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर इस यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान के इतिहास से संबंधित अपना जो पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में, तो उसके अंतर्गत आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र एवं सिक्के एवं मुद्राओं के बारे में। देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में अपने इसको तीन भागों में बांटा था। एक है अभिलेख या फिर शिलालेख, दूसरा पार्ट है ताम्रपत्र और तीसरा पार्ट है अपने सिक्कों के बारे में। तो जिससे अपने राजस्थान के प्राचीन इतिहास की जो जानकारी देखने को मिलती है। तो जो अपना पहला पार्ट है इतिहास के जो प्रमुख स्रोत से संबंधित अभिलेख या फिर शिलालेख के बारे में अपने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो उसका जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको देख सकते हैं। उसके पश्चात जो दो अपने पार्ट हैं अभी जो अपने राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत ताम्रपत्र और सिक्कों की चर्चा आज यहाँ पर अपने करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें पहले देखेंगे अपने ताम्रपत्र के रूप में। तो पहले जो चीज ध्यान रखनी है कि ताम्रपत्र होता क्या है। तो अपने बेसिक डेफिनेशन के रूप में समझे कि ताम्रपत्र से संबंधित तांबे की एक चादर का हुआ है टुकड़ा, जिस पर प्राचीन काल में अक्षर खुदवाकर दान पत्र या फिर प्रशस्ति पत्र आदि के रूप में जो लिखे जाते थे उनको किस नाम से, ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। अब जैसे अपने शिलालेख के अंतर्गत भी अपनी चर्चा की थी कि राजस्थान के जो प्राचीन जो स्रोत है उनकी मुख्य रूप से जो भाषा है वो कैसे रहेगी, संस्कृत रहेगी। लेकिन उसके पश्चात में धीरे धीरे जो स्थानीय भाषाओं का जो विकास हुआ था उसके अंतर्गत जो ताम्रपत्र थे संस्कृत के अलावा स्थानीय भाषा में भी देखने को मिलते हैं। अब ताम्रपत्रों को राज परिवार के इष्ट देव के नाम से शुरू किया जाता था। जैसे आज वर्तमान टाइम में भी अपने देखते हैं किसी भी जब अपने कोई भी कार्य शुरू करते हैं सबसे पहले अपने इष्ट देव, कुल देवता या फिर किसी भी अपने जो देवता जिनको अपने मानते हैं उनके नाम से ही कोई कार्य शुरू करते हैं। जैसे विशेष रूप से अपने जाने कि वर्तमान में जब भी कोई अपने कार्य स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेशाय नमः के नाम से अपने स्टार्ट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब ताम्रपत्र जो लिखे जाते थे उस समय जो अपने राज परिवार होते थे वो अपने इष्ट देव के नाम से शुरू करते थे। ताम्रपत्रों में मुख्य रूप से भूमि दान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट अपने लिए है कि ताम्रपत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो जानकारी देखने को मिलती है किससे संबंधित, भूमि दान या फिर भूदान से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। जो भी ऐसी जानकारी जिनको बहुत लंबे समय तक अपने को स्टोर रखा जा सके, इस प्रकार से जो भी जानकारी होती थी उनको किस पर अंकित किया जाता था, ताम्रपत्र पर अंकित किया जाता था। अब जिनमें सबसे पहले अपने स्टार्ट करें, जो पहला अपना ताम्रपत्र है जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है। हालांकि बहुत सारे ताम्रपत्र अपने को देखने को मिलते हैं लेकिन अपने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ताम्रपत्र से संबंधित वही अपने यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि कम सोर्सेज जो अपने पास हो जिससे अपना एग्जाम का जो फोकस है वो बना रहे और एग्जाम ओरिएंटेड ही फैक्ट है यहाँ पर अपने कवर कर पाए, एक्स्ट्रा चीजें अपने पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जिनमें सबसे पहले अपना दुलेर का ताम्रपत्र जो है 679 ईस्वी का, संस्कृत भाषा का यह ताम्रपत्र ऋषभदेव उदयपुर से यह प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत इस ताम्रपत्र में संवत को क्या बोला गया है, अश्वभुज संवत्सर कहा गया है। इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि अश्वभुज संवत्सर है, संवत्सर को किस ताम्रपत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो वो है अपना दुलेव का ताम्रपत्र जो कब का है, 679 ईस्वी का है। नेक्स्ट अपने बात करें ताम्रपत्र जो अपना इंपॉर्टेंट है ब्रोंज गुर्जर का ताम्रपत्र जो है 978 ईस्वी का। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान में रखनी है इस ताम्रपत्र से संबंधित कि कनिंघम ने इस ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को क्या बोला है, यूएची या फिर कुषाणों की संतान बोला है। देखिए, एक अलग से टॉपिक है अपना राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विदेशी मत का जो समर्थन करने वाला है उनमें एक कौन है, कनिंघम है। और कनिंघम ने इस ताम्रपत्र के आधार मतलब ब्रोंज गुर्जर का जो ताम्रपत्र है इसके आधार पर राजपूतों को क्या बोला है, यूएची या फिर कुषाणों की संतान, जो विदेशी जाति है कुषाण है उसके अंतर्गत, या फिर कुषाणों की जो संतान किसको माना है, राजपूतों को माना है। किसने माना है, अगर ये पूछ लिया जाए तो कनिंघम ने। बहुत सारे विदेशी हैं, उन्होंने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशियों से ही बताई है, जिनमें एक कौन सा है, कनिंघम है। उसकी चर्चा अपने अलग से करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक अलग से अपना टॉपिक है, उनमें अपने विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस किस इतिहासवेता ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से यहाँ पर अपने को बताया है। नेक्स्ट अपना आहड़ का ताम्रपत्र जो है 1206 ईस्वी का, संस्कृत भाषा का यह ताम्रपत्र गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव सेकंड के काल का है। कब का है, भीमदेव सेकंड को कहाँ के राजा है, गुजरात के सोलंकी वंश के। मूल राज से भीमदेव सेकंड तक की वंशावली की जो जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, अपना आहड़ का ताम्रपत्र। इंपॉर्टेंट अपने लिए यही है कि मूल राज से भीमदेव सेकंड तक की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है, वो है आहड़ का ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में भीमदेव सेकंड की उपलब्धियों का या फिर उनकी जो उपाधियां हैं उनकी जानकारी देखने को मिलती है, जिनमें मुख्य रूप से है महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम बट्टारक। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर मेवाड़ और गुजरात के राजाओं के अधिकार की जानकारी भी प्राप्त होती है। किस ताम्रपत्र के आधार पर, आहड़ के ताम्रपत्र के आधार पर।
नेक्स्ट है अपना पीपली या फिर मेवाड़ का ताम्रपत्र जो है 1576 ईस्वी का। महाराणा प्रताप के समय का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1576 की डेट तो सबको ध्यान में है। हल्दी घाटी का युद्ध सबसे सबसे जो फेमस जो अपना युद्ध है हल्दी घाटी का। तो हल्दी घाटी का युद्ध किससे संबंधित है, मतलब कौन से शासक के समय का है, महाराणा प्रताप के समय का है। हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देने वाला स्रोत कौन सा है अपना, पीपली या फिर मेवाड़ का ताम्रपत्र। नेक्स्ट अपना चीखली का ताम्रपत्र जो है 1483 ईस्वी का। इसके अंतर्गत तत्कालीन जो लाग बाग होती थी या फिर जो अपने टैक्स बोल सकते हैं अपने, उनकी जानकारी मिलती है। तो वो कौन सा है अपना, चीखली का ताम्रपत्र। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, पुर या फिर भीलवाड़ा का ताम्रपत्र। एग्जाम में आया था पुर का ताम्रपत्र के नाम से, जो है 1535 ईस्वी का। मेवाड़ से संबंधित है। 1535 में मेवाड़ से संबंधित आपको बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है या फिर एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है वो अपनी को ध्यान रखना है। जैसे जिसमें देखिए अपने जो पुर का ताम्रपत्र है उसके अंतर्गत कौन सी जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले कि यह है महाराणा विक्रमादित्य के समय का है। और महाराणा विक्रमादित्य जब है इनके जो संरक्षण का कार्य है या फिर जो मुख्य रूप से जो शासन कार्य तत्कालीन समय में जो चलाया जा रहा था, किसके द्वारा, रानी कर्मावती के द्वारा। इनकी जो माताजी थी रानी कर्मावती, उनके द्वारा यह शासन कार्य चलवाया जा रहा था। कौन से महाराणा का समय का है, महाराणा विक्रमादित्य का समय। इसके अलावा रानी कर्मावती द्वारा भूमि दान करने की जानकारी मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आया हुआ है कि रानी कर्मावती के द्वारा भूमि दान संबंधी जो जानकारी अपनी को कौन से ताम्रपत्र के आधार पर देखने को मिलती है, तो वो है अपना पुर का ताम्रपत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, काफी बार रिपीट होते हैं, क्योंकि काफी बार अपने ये देखते हैं जो भी लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो काफी बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट होना है। और किस प्रकार की जानकारी देखने को मिलती है, भूमि दान से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। किसके समय की है, महाराणा विक्रमादित्य या फिर अपने बोल सकते हैं रानी कर्मावती द्वारा भूमि दान करने की जानकारी देने वाला जो अपना प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है, पुर का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का। इसके अलावा जो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, इससे संबंधित साथ साथ में जौहर का जो साक्ष्य भी अपने को देखने को मिलते हैं, किससे, पुर के ताम्रपत्र से। यहाँ पर जो जौहर हुआ था किसके नेतृत्व में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में। चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था उसके अंतर्गत जौहर किया था, किसके नेतृत्व में, रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर किया गया था। तो उसकी जानकारी भी अपने को पुर के ताम्रपत्र के आधार पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना लावा का ताम्रपत्र जो है 1558 ईस्वी का। विवाह के बदले लिया जाने वाला मापाकर की समाप्ति। एग्जाम में आ चुका है कि मापाकर समाप्ति की जानकारी अपने कहां से देखने को मिलती है, लावा ताम्रपत्र के आधार पर, जो है 1558 ईस्वी का। 1558 में आपको मेवाड़ से संबंधित ध्यान में रखना है। मेवाड़ पे किसका शासन था, उदय सिंह के टाइम था, तो महाराणा उदय सिंह के समय का है ये। और उसके अंतर्गत महाराणा उदय सिंह ने एक मापाकर था वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अपना प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र जो है 1817 ईस्वी का। इसके अंतर्गत टंकीकर एक और का है जिसका नाम है टंकीकर समाप्ति की जानकारी मिलती है। टंकीकर से संबंधित ये है कि 1 रुपए के बदले 1 टका यहाँ पर एक कर लिया जाता था, जिसको टंकीकर के नाम से जानते थे। उसके समाप्ति की जो जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है उसको अपने जानते हैं प्रतापगढ़ ताम्रपत्र के या नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना पारसोली या फिर चित्तौड़ का ताम्रपत्र जो है 1473 ईस्वी का। महाराणा रायमल के समय का है। भूमि की किस्मों का इस अंतर्गत उल्लेख किया गया है। जो भूमि की जो किस्में उनके कुछ अन्य नाम है, जैसे बात करें अपने पीवल है, गौरमी है, माल है और मगरा है। और विशेष अपने ये बात है, ये जो अपने भूमि की चर्चा की है जिनमें पीवल है, गौरमी है, माल है, मगरा है, ये क्या है, उस समय की सभी लागतों से मुक्त थी। सभी लागतों से मुक्त अपने को जानकारी देखने को मिलती है। और कौन सा ताम्रपत्र है अपना, पारसोली का ताम्रपत्र। नेक्स्ट अपना सिहाड़ का ताम्रपत्र। महाराज जगत सिंह सेकंड के समय का जो एक ताम्रपत्र है तो अपने सिहाड़ के ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं, जो कब का है, 1736 ईस्वी का है। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट है ताम्रपत्र जिनकी चर्चा आपने की है। एग्जाम ओरिएंटेड जो ताम्रपत्र है उन्हीं की चर्चा आपने यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के संदर्भ में, सिक्कों से संबंधित जो भी अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, उन सभी को यहाँ पर अपने कवर करने वाले हैं। वापस से शुरुआत करते हैं अपने एक प्राचीन सिक्कों के संदर्भ में। इतिहास के जो जानने के प्रमुख स्रोत हैं उनके दो की चर्चा अपने कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट जो अपना है सिक्कों के संदर्भ में। सबसे पहले है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स। एग्जाम के लिए पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब इसके अलावा एक बुक का नाम है तत्कालीन राजपूताना की रियासतों के सिक्कों के विषय में कैब ने एक पुस्तक लिखी थी 1893 में। द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना नाम से। इससे संबंधित है सिक्कों के संदर्भ। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, जो किसके द्वारा, कैब के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई है, 1893 में, जिसमें अपने को जानकारी किससे संबंधित देखने को मिलती है, सिक्कों के संदर्भ में जानकारी देखने को मिलती है। अब जिनमें पहला जो सिक्का है, जिन्हें अपने आहत सिक्के या फिर पंच मार्क सिक्कों के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट अपने लिए।
आहत या फिर पंचमार्क सिक्के। अब देखते हैं कि आहत या फिर जो पंचमार्क जो सिक्के हैं वो अपने राजस्थान में कहाँ पर मिले। ये जो सिक्के हैं उनको पंचमार्क कहने का रीजन है कि इनको एक ठप्पे मारकर बनाया जाता है, तो ऐसा माना जाता है इन पे 5 प्रकार के मार्क अंकित होते थे, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इनको साथ में भारत के प्राचीनतम सिक्के माना जाता है और सब 1835 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिशियप ने इन्हें क्या बोला था, पंचमार्क नाम दिया था। तो ये आहत सिक्के या फिर जिनको अपने पंचमार्क जो सिक्के बोलते हैं, पंचमार्क जो नामकरण का इन सिक्कों का जो किया गया था किसके द्वारा, सर्वप्रथम जेम्स प्रिशियप के द्वारा, और कब किया गया था, 1835 में। जिसके अंतर्गत अपने जो बात करें आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के जो साक्ष्य है या फिर सिक्के जो अपने को स्रोत कहाँ-कहाँ से मिले, जिनमें पहला है अपना बेराट। बेराट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, जो अपना सभ्यताओं से संबंधित जो पार्ट है उसके अंतर्गत अलग-अलग जो सभ्यताएं हैं वहां पर अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने देख रहे हैं सिर्फ जो अलग-अलग सभ्यताओं के अंतर्गत या फिर अलग-अलग स्थानों पर जो अपने को सिक्के जो प्राप्त हुए उनमें विशेषकर जो बात करें, पहला है अपना बेराट। बेराट के उत्खनन से अपने को 8 आहत मुद्राएं एवं सांबर से हमें 6 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक से हमें 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिले हैं। बुरारा सीकर से हमें 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पंचमार्क या फिर आहत सिक्कों के जो अपने को साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जो सिक्के मिलते हैं, उनमें अन्य जो कुछ देखते हैं स्थान नगर टोंक में मिला है, नगरी चित्तौड़ के अंतर्गत 9 है, भरतपुर में और शामपुर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत यहाँ भी अपने को आहत या फिर पंचमार्क सिक्के देखने को मिले हैं। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये है अपने लिए कि रेड में यूनानी शासक अपोलोडोरस का भी सिक्का मिला है। तो यहाँ पर रेड में अगर जो यूनानी शासक के सिक्का मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब है या तो यहाँ पर ये इनका व्यापारिक संबंध था या फिर ये किसी समय यहाँ पर आए थे, इनके शासक वर्ग या फिर इनके जो को भी सहयोगी थे, ये यहाँ पर रेड या फिर राजस्थान के आसपास में आए थे, तभी इनका अपने को सिक्का देखने को मिल सकता है। तो अपने एक आइडिया लगा सकते हैं, या तो इनके व्यापारिक संबंध थे या फिर किसी समय इनका यहाँ पर अधिकार क्षेत्र भी रहा होगा। तो एक लेकिन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अपोलोडोरस का जो सिक्का मिला है अपने को कहाँ से मिला है, रेड टोंक से अपने को ये सिक्का मिला है। चलिए नेक्स्ट है अपना आहड़ के उत्खनन से। आहड़ जो सभ्यता अलग से चर्चा करेंगे। अब आहड़ के उत्खनन से कुछ जो सिक्के प्राप्त हुए उनमें चर्चा करें अपने कि आहड़ के उत्खनन से 6 तांबे के सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं और कुछ मोहरे मिली है। एक इंडो ग्रीक मुद्रा पर एक तरफ दोनों हाथों में तीर लिए हुए यूनानी देवता अपोलो का भी सिक्का दिखाया। अपोलो को भी क्या किया गया है, दिखाया गया है, या फिर उनका जो देवता है यूनानी देवता अपोलो, इनका अंकन भी देखने को मिलता है सिक्के के संदर्भ में। तो यहाँ भी चीज अपने एक आइडिया लगा सकते हैं, इनके कम से कम व्यापारिक संबंध तो कम से कम इनके साथ भी रहे होंगे। तो आहड़ के उत्खनन से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपने को देखने को मिलती है, यूनानी देवता अपोलो का जो एक अपने को सिक्का देखने को मिला है। नेक्स्ट अपना बेराट के उत्खनन से कुछ प्राप्त हुए, जिनमें बेराट वर्तमान में कहाँ है, पुतली बहरोड जिले के अंतर्गत। यहाँ पर अपने को बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं और यहाँ से कपड़े में बंधी हुई कुल 36 मुद्राएं मिले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले एक तो ये ध्यान रखें कि बेराट के उत्खनन से एक तो कपड़े के साक्ष्य मिले। पहली चीज तो ये कि कपड़े के साक्ष्य मिले और कपड़े में बंधे हुए कुल 36 मुद्राएं मिली हैं। 36 मुद्राओं के अंतर्गत भी 8 जो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इसके अलावा 28 जो इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राएं मिली हैं और इन 28 इंडो ग्रीक व यूनानी मुद्राओं के अंतर्गत 16 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासक मिनेंडर की है। इंपॉर्टेंट अपने लिए सबसे यूनानी शासक मिनेंडर की जो अपने को मुद्राएं देखने को कहां से मिलती है, बेराट के उत्खनन से। कितनी मिली है, 16 मुद्राएं मिली हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एग्जाम में ओरिएंटेड फैक्ट ही अपने कवर करने वाले हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर अपने ऑलरेडी हटा चुके हैं। इंपॉर्टेंट यही है सबसे पहले, और जिनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए जो आपको अलग से हाईलाइट किया है, जैसे यहाँ पे बात करें कि कुल कितने मुद्राएं मिली है, 36 मुद्राएं मिली है और यूनानी शासक मिनेंडर की कितनी मुद्राएं हैं, जिसके अंतर्गत 16 मुद्राएं देखने को मिली है। तो कुछ ये बेराट के उत्खनन से जो कुछ चीजें अपने को मिली है, एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट यहाँ पर अपने हैं उसकी चर्चा अपने यहाँ पर की है। नेक्स्ट अपना गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकालीन सिक्के यह है बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सिक्के के लगभग 1800 सिक्के मिले हैं और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा जो भंडार है कहाँ पर है, बयाना भरतपुर में। स्टार मार्क करना है आपको कि बयाना या फिर गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार अपने को कहां से देखने को मिला है, बयाना भरतपुर से। लगभग कितने 1800 सिक्कों का एक साथ यहाँ पर भंडार देखने को मिला है। इसके अलावा राजस्थान पुरातत्व विभाग को टोंक जिले में रेड के निकट 6 गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं भी मिली है और अन्य गुप्तकालीन सिक्कों का स्थल है, जहां पर कुछ अपने को जो इससे संबंधित गुप्तकाल से संबंधित जो सिक्के का स्थल है उनमें एक है अहिड़ा टिकड़ी और एक है सांबर
जयपुर ग्रामीण। तो जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अपने गुप्तकालीन सिक्कों से संबंधित बयाना भरतपुर में जो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे जो बड़ा जो भंडार है, वो अपने को ध्यान रखना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला गुप्तकालीन सिक्कों से संदर्भ में। नेक्स्ट बात करेंगे अपने चौहानों के सिक्के के बारे में। चौहान वंश के या फिर चौहान वंश के शासकों के द्वारा जो सिक्के जलाए गए थे, उनमें मुख्य रूप से बात करें, एक है द्रम है, विशोपक है, रूपक है, दिनार है, जो चांदी व तांबे के जो सिक्के हैं उनको किस नाम से जो चौहानों के द्वारा चलाए गए थे, एक द्रम है, विशोपक है, रूपक है और दिनार है। उसके अलावा एक है सोमेश्वर ने ऋषभरोही व अश्वरोही सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था और पृथ्वीराज थर्ड ने नंदीरोही सिक्कों का भी प्रचलन शुरू किया था। इसके अलावा जो चौहानों का शासन कार्य जहां पर ये शासन कार्य संचालित करते थे, शुरुआती अपनी बात करें सांबर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में, और उसके पश्चात में जब पृथ्वीराज थर्ड की जब यहाँ पर जो हार होती थी, जो ना पानीपत का जो सेकंड युद्ध था, इसके अंतर पश्चात में यहाँ पर जो मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ पर सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गोरी ने भी यहाँ पर लोगों में प्रचलन अपने खुद को प्रचलित करने के लिए भी यहाँ पर सिक्के चलाए गए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि चौहानों के सिक्कों के संदर्भ में जो कुछ है द्रम, विशोपक, रूपक और दिनार। इसके अलावा पृथ्वीराज थर्ड ने यहाँ पर किस प्रकार के नंदरोही सिक्कों का भी प्रचलन शुरू किया था। तो ये कुछ चौहानों से संबंधित जो सिक्के हैं अपने को ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है अपना मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों के अंतर्गत मेवाड़ में सोने चांदी के जो सिक्के थे उनमें उनको बोलते थे द्रम और रूपक, और उसके अलावा जो तांबे के जो सिक्के थे उनको कर्षापण के नाम से या फिर ये सिक्के प्रचलित थे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपने लिए है एलसी सिक्का। माना ऐसा जाता है कि जो यहाँ पर मेवाड़ के अंतर्गत जो टकसाल थी, वहां पर जो मुगल शासकों के द्वारा अपने जो सिक्के डलवाए जाते थे उनको एलसी सिक्का बोला जाता था। लेकिन एक बार अपने को ऐसा भी देखने का मिला है कि एलसी सिक्का किसको बोलते हैं, तो मुगल शासकों द्वारा मेवाड़ में जो प्रचलित सिक्का था उनको किस नाम से, एलसी सिक्का के नाम से जाना। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि एलसी सिक्का का प्रचलन कहां पर था, वो अपने को ध्यान रखना है मेवाड़ के संदर्भ में। इसके अलावा मेवाड़ से संबंधित कुछ अन्य सिक्कों की चर्चा करें तो है ढींगला, स्वरूप शाही, चांदोड़ी, माधोशाही, चित्तौड़ी, भिलाड़ी और उदयपुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने लिए मेवाड़ में जो सिक्के चलते थे या फिर मेवाड़ में जो प्रचलित सिक्के थे। नेक्स्ट अपना जोधपुर में प्रचलित सिक्कों के संदर्भ में, तो मेवाड़ जोधपुर के अंतर्गत डब्बूशाही और भीमशाही जो सिक्के हैं जो तांबे की सिक्के हुआ करते हैं। जोधपुर में चलने या फिर मारवाड़ क्षेत्र में चलने वाले तांबे के सिक्के उनको बोला जाता था डब्बूशाही और भीमशाही। इसके अलावा जोधपुर के अंतर्गत कुछ अन्य सिक्कों की चर्चा करें जिनमें एक है विजयशाही है, ललूलिया है और गदशाही। ये कुछ प्रमुख सिक्के हैं जो जोधपुर या फिर मारवाड़ क्षेत्र में चलते थे। इसके अलावा फिर बात करें जयपुर के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि जयपुर राज्य के सिक्के, तो राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सर्वप्रथम स्वतंत्र टकसाल स्थापित की थी। या फिर सिक्के डालने की जो टकसाल होती है या फिर जहां पर सिक्के डाले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपने टकसाल बोलते थे। सबसे पहले अगर अपने राजस्थान में बात करें, मुगल काल के दौरान सर्वप्रथम जो टकसाल स्थापित करने की जो अपने को स्वतंत्रता मिली थी या फिर जो अपने को मुगल काल के अंतर्गत राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने स्वतंत्र जो अपने टकसाल जो स्थापित की कौन सा जो रियासत थी, तो उसका नाम है जयपुर। जयपुर में राम सिंह सेकंड और माधव सिंह जी सेकंड के समय के सोने के सिक्के भी मिलते हैं। इसके अलावा जयपुर के अंतर्गत कुछ प्रमुख सिक्कों की यहाँ पर चर्चा करें तो ये है अपना झाड़साई। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि झाड़साई सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था, तो वो ध्यान रखना है आपको जयपुर। झाड़साई क्यों बोलते हैं कि सिक्कों पर 6 टहनियों का अंकन होता था, इसलिए इनको झाड़साई सिक्कों के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ पर जो अपने अभी सिक्कों के संदर्भ में चर्चा की, तो किसी भी शासक वर्ग के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे अपने नाम से ही सिक्के चलाए जाते थे, तो मोस्ट ऑफ तो अपने उनके नाम से ही याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट अपने लिए सिक्के हैं उनकी चर्चा अपने यहाँ पर करने, जिनमें पहला अपना झाड़साई एग्जाम में आ चुका है कि झाड़साई सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था, तो जयपुर है। इसके अंतर्गत सिक्कों पर क्या था, 6 टहनियों का अंकन था। इसके अलावा है एक माधोशाही रुपया, इस पर शाह आलम बहादुर का नाम था। गदिया सिक्कों का प्रचलन भी कहां पर था, जयपुर के अंतर्गत। एक था हाली सिक्का जिस पर माधो सिंह सेकंड के द्वारा प्रचलित था। एक इसके अलावा है अपना सवाई जगत सिंह ने अपनी प्रेयसी रश्कपुर के नाम से भी सिक्के चलाए थे। तो जयपुर के बदनाम शासक जो है सवाई जगत सिंह, इनके द्वारा अपनी प्रेयसी जिसका नाम था रश्कपुर के नाम के आधार पर भी यहाँ पर सिक्के चलाए गए थे या फिर जयपुर में सिक्के चलाए गए थे। ये कुछ जो प्रचलित जो सिक्के हैं जो जयपुर रियासत से संबंधित है वो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा एक है गदिया सिक्के। दोनों द्वारा प्रचलित चांदी और तांबे के जो सिक्के होते थे उनको अपने क्या बोलते हैं, गदिया सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अपने ये भी देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा भी इन ये जो गदिया सिक्के हैं उनका प्रचलन करवाया गया था। और ये गदिया सिक्कों का मुख्य रूप से जो प्रचलन है जयपुर और जोधपुर में है। इससे संदर्भ में पीएल गुप्ता ने कहा है कि अपने लेख में उन्होंने कहा है कि सिक्कों पर गधे की वास्तविक आकृति न होकर
गधे की मुख जैसी आकृति प्रतीत होने के कारण इनको क्या बोला गया है? गधिया सिक्का बोला गया है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड चीज अपनी ये भी ध्यान रखना है कि गधिया सिक्कों का मुख्य रूप से प्रचलन कहाँ पर था? जोधपुर या फिर मारवाड़, इसके अलावा जयपुर में यहाँ पर इस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। तो ये कुछ अपने को ध्यान में रखने हैं। अब अपने वापस से थोड़ा-सा इनको समराइज़ करेंगे। सिक्के हैं जो काफ़ी बार अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कोई भी 4 जो ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उनका आपस में मिलान करवाया जाता है कि इन सिक्कों का प्रचलन कौन से जो रियासतों में था। तो उनका सारा को एक साथ अपने वापस से रिवाइज़ के साथ-साथ में कुछ अन्य जो राज्यों के या फिर रियासतों के जो सिक्के हैं, उनकी चर्चा अपने करने वाले हैं, ताकि आपको सारा चीज़ है एक साथ समराइज़ हो जाए और आप इज़िली इनको याद रख पाएँ और क्वेश्चन अगर आ पाता है तो उनको आपस में मिलान कर पाएँ। इनमें सबसे पहले बात करें कि जयपुर की रियासत के अंतर्गत कुछ प्रमुख सिक्कों की, तो वहाँ एक तो जाट साहिब जिसकी आपने चर्चा की, तो जिनमें 6 जो टहनियों का अंकन होता था। इसके अलावा मोहम्मद शाही, हाली और माधव शाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? जयपुर में। अलवर में रावशाही सिक्के चलते थे, नागौर में अमरशाही सिक्के चलते थे, जैसलमेर में अखेशाही, मोहम्मद शाही और डोडिया, जोधपुर के अंतर्गत विजय शाही, हदिया, भीमशाही, गलशाही, ललूलिया और ठप्पू शाही। मेवाड़ में ढींगला, सिक्का एलची अपने को ध्यान रखना है, चांदोड़ी, स्वरूप शाही और भोपाल शाही। जोधपुर में तमंचा शाही सिक्के चलते थे, करौली के अंतर्गत माणक शाही, कोटा में मदन शाही, गुमान शाही और हाली सिक्के, बूंदी में रामशाही, कटार शाही और टिहरे शाही जो सिक्के थे उनका प्रचलन था। इसके अलावा झालावाड़ में बात करें तो नई मदन शाही और पुराने मदन शाही सिक्कों का प्रचलन था। प्रतापगढ़ में शालीम शाही और मुबारक शाही, बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही और शालीम शाही, डूंगरपुर में उदय शाही और त्रिशूलिया, सलूम्बर में पदम शाही, सिरोही के अंतर्गत बिलाड़ी और डब्बू शाही, बीकानेर में गद शाही, गंगा शाही, आलम शाही, मुगलिया सिक्का। एग्जाम में ये आ चुका है कि आलम शाही मुगलिया सिक्कों का प्रचलन कहाँ पर था? बीकानेर में। इसके अलावा किशनगढ़ का है, यहाँ पर शाह आलमी सिक्के चलते थे। ये कुछ रियासतों से संदर्भ में कुछ सिक्के थे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है अपने कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये था अपना आज का राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र सिक्कों से संदर्भ में आज का पूरा सेशन। एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है वो उनको अपने एक साथ यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत जो अभिलेख और शिलालेखों का जो पार्ट है वो अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है वहां पर मिल जाएगा, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।